Hello friends, welcome to the Logical Studies YouTube channel and I am your friend Advocate Lakshay Chaudhary. So today we will continue our discussion on Indian legal history and the topic of our today's video is Indian legal history part 16, grant of Diwani and the judicial plans of Warren Hastings. So my dear friends, और हमारे सब टॉपिक हैं grant of Diwani to the company, that is East India Company, and the difference between निजामत सिस्टम एंड दीवानी सिस्टम. निजामत सिस्टम क्या है और दीवानी सिस्टम क्या है, इनकी फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं. तो उससे पहले अगर आपको पार्ट 1 टू पार्ट 15 देखना है तो आप द लॉजिकल स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे जाइए. वहाँ पे आपको इंडियन लीगल हिस्ट्री नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी और इंडियन लीगल हिस्ट्री में अब तक जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं वो सब आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो. इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं आज के अपने विषय का क्या है. सो द कोलैप्स ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन द ईयर 1707 प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी फॉर इट्स पॉलिटिकल एडवांसमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया. तो माय डियर फ्रेंड्स, 1707 में औरंगजेब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और उसके बाद कंपनी को ये लगता है कि ये टाइम, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश किया जाए. और इसी के साथ कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको 1599 में बनाया गया था, उसके बाद इन द चार्टर बाय द चार्टर ऑफ 1600, और जिसको ब्रिटिशर्स ने ओवरसीज में ट्रेड और कॉमर्स के लिए भेजा था कि वो उनके लिए पैसे कमा के लाए और उनके जो ट्रेड एंड कमर्शियल इंटरेस्ट है उसको ओवरसीज में डेवलप करे. तो इसी के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अपना थोड़ा सा पॉलिटिकल एडवांसमेंट भी चाहती थी कि पॉलिटिकली हम थोड़े से इंडिया में साउंड हो जाए, हमारे लिंक्स हों कुछ एरियाज पे, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है इंडिया की उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, हमारा होल्ड हो. तो इसी को ध्यान में रखते हुए तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में, उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि ये वक्त है थोड़ा सा पॉलिटिकल एडवांसमेंट करने का, राजनीतिक संबंध स्थापित करने का और राजनीति में दखल देने का. तो द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला बाय द क्लाइव in the Battle of Plassey in 1757 earned great prestige for the company in Bengal. So my dear friends, the defeat of सिराजुद्दौला. तो अब ये सिराजुद्दौला साहब कौन थे? By Clive in the Battle of Plassey in 1757. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था. तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ऑन 23 जून 1757. तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. और तो ये प्लासी क्या है बेसिकली, तो ये जो अब इसको बोलते हैं, जो आजकल इसका नाम लिखा जाता है, ये लिखा जाता है PALASI. तो वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, NADIA, नदिया डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें एक सिटी है कृष्णा नगर. और कृष्णा नगर में ये एक कस्बा कह लीजिए या गांव कह लीजिए, पलासी नाम का गांव है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागीरथी नदी है, उसके किनारे पर बसा हुआ ये गांव है. 23 जून 1757 को यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी. तो अब ये बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था? हालांकि दिस इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर टॉपिक, लेकिन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार, कंपिटेटिव एग्जाम है, UPSC है, स्टेट PCS है, या कभी आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं. अगर बैक ऑफ माइंड रहेगा, अगर आज डिस्कस कर लिया तो आपको आसानी होगी. तो इसमें कौन था? इसमें एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स, रॉबर्ट क्लाइव उनको लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, और उनके साथ थे उनके फ्रेंच फोर्सेस थी, और नवाब की अपनी फोर्सेस थी. नवाब थे सिराजुद्दौला. तो अब एक तरफ ब्रिटिशर्स हैं और दूसरी तरफ उनके अगेंस्ट है नवाब ऑफ बंगाल, उनकी फोर्सेस हैं और फ्रेंच अलाइज है, फिर भी ये लोग हार गए.
तो इसका मेन रीज़न क्या था, तो ये जो मिस्टर क्लाइव थे, इन्होंने नवाब के कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था मीर जाफर। तो इस मीर जाफर को क्लाइव ने रिश्वत दी। क्या रिश्वत दी? कुछ पैसे दिए और प्रॉमिस किया एक कि हमारे साथ मिल जाओ और नवाब को हराने में हमारी मदद करो, और अंदर से जो नवाब की आर्मी है उसके मोटिवेशन को, उसकी स्ट्रेंथ को कमज़ोर करो, और जैसे ही नवाब हारेगा हम आपको नवाब बना देंगे बंगाल का, नवाब ऑफ बंगाल। ये प्रॉमिस क्लाइव ने मीर जाफर से किया। तो इसी के चलते हुए तो मीर जाफर था जो उसने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया, और नवाब ऑफ बंगाल और जो उनके फ्रेंच एलाइज थे उनके साथ उनकी फोर्सेस हार गई। और इसी के साथ द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला बाय क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी इन द ईयर 1757 अर्न ग्रेट प्रेस्टीज फॉर द कंपनी इन बंगाल। तो बंगाल में जो सूबा था, बंगाल का प्रोविंस था, बंगाल प्रोविंस, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम और भी बढ़ गया। इसके बाद क्या होता है, हालांकि क्लाइव ने अपना प्रॉमिस रखा बाद में और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। देन द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड, द इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम एंड नवाब वजीर ऑफ अवध, OUDH। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं अवध, मैंने देखा है कई बुक्स में अवध ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। द इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम एंड द नवाब वजीर ऑफ Awadh in the Battle of Buxar in the year 1764, which marked the decline of Mughal Empire. तो माय डियर फ्रेंड्स, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इसको भी अब आप याद कर लीजिए, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये सब एग्जाम्स में पूछा जाता है। और एक और चीज़, जब बैटल्स की बात होती है मेनली, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश एम्पायर जो थी, जो टेरिटरीज ऑफ पोजेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो था इंडिया में, जिसमें बंगाल मेजर प्रोविंस था उनका, मेड्रास था, कलकत्ता था, बॉम्बे था, बिहार था। तो जब भी ये ऐसे बैटल्स का नाम आता है तो इनमें से किसी प्रोविंस को, अगर आप जानते हैं बक्सर मशहूर जगह है बैटल, वो पटना में, और काफ़ी फेमस है बक्सर इस बिकॉज ऑफ दिस वॉर, बैटल ऑफ बक्सर पटना में। हालांकि एक छोटा सा कस्बा है पटना के नज़दीक। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। उसमें जो मीर कासिम थे और नवाब वजीर थे अवध के, वो लड़े अंग्रेज़ों से और अंग्रेज़ों ने उनको फिर हरा दिया, बैटल ऑफ बक्सर। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, बैटल ऑफ बक्सर का क्या रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, डियर लीगल ईगल्स, बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हुआ 22 अक्टूबर 1764। और इसमें कौन कौन थे? तो इसमें एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके अगेंस्ट थे कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बंगाल, अवध प्लस मुगल एम्पायर। एक तरफ ये तीनों इकट्ठे होकर लड़ रहे थे और एक तरफ ब्रिटिश फोर्सेस थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस थी। 1764 में बक्सर में इनका एक युद्ध हुआ जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो अब कारण क्या थे इस युद्ध के, ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जो इनका आपस में? तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी एक तो टैक्स भी पे नहीं कर रही थी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बिजनेस इंटेंशन थी, बिजनेस को और बड़े स्तर पर ले जाने की, एक अच्छे लेवल पे ले जाने की, और जो पॉलिटिकली वो लोग इंटरफेयर करना चाह रहे थे, और जो नेटिव्स वगैरह थे वो भी उनसे परेशान थे। तो सारे कारण एक साथ इकट्ठा हुए, तो तनातनी हुई, तो और इसका परिणाम निकला बैटल ऑफ बक्सर के रूप में। तो बंगाल को कौन लीड कर रहा था उस वक्त? तो बंगाल की तरफ से थे मीर कासिम। मीर कासिम, आप इनको लिख सकते हैं। और अवध से कौन था? तो अवध से थे शुजा उद्दौला। और मुगल एम्पायर से कौन था? शाह आलम।
मुगल एम्पायर को लीड कर रहे थे, इनकी फोर्सेस थी। तो एक युद्ध होता है बक्सर में, और बक्सर कहाँ है? बक्सर है बिहार में। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिहार में एक सिटी है पटना, फेमस। उससे लगभग 130 किलोमीटर वेस्ट में बक्सर पड़ता है। और ये है आपका गंगा नदी पड़ती है, ये ऑन द बैंक ऑफ गंगा। ये बक्सर जो है कस्बा है, ये गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर 1764 में 22 अक्टूबर को एक बैटल ऑफ बक्सर होता है। एक तरफ ब्रिटिश फोर्सेस होती हैं, दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम होते हैं, अवध से शुजाउद्दौला होते हैं, और मुगल एम्पर शाह आलम की फोर्सेस होती हैं। तो ये एक वॉर होता है और इसमें ब्रिटिश फोर्सेस जीत जाती हैं। और जो शाह आलम है बाद में वो कंपनी के साथ एक डील कर लेते हैं कि आगे कैसे काम चलेगा। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इस स्लाइड का क्रक्स ये है, जो जैसे ही 1707 में औरंगज़ेब का देहांत होता है, तो कंपनी उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखती है और वो अपने पॉलिटिकल एडवांसमेंट के लिए उलझ जाती है। कहाँ पर? बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिलता है। और बैटल ऑफ प्लासी में बेसिकली जो उन्होंने हमेशा किया है हिंदुस्तान में, फूट डालो और राज करो, जो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, मीर जाफर, उसको ब्राइब किया, वो वॉर जीत लिया, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो अब कंपनी एक पॉलिटिकली साउंड तरीके से आगे बढ़ रही थी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं क्या होता है। नाउ द विक्ट्री ऑफ क्लाइव इन 1752। थोड़ा सा पीछे चलें। अगेन रॉबर्ट क्लाइव। So victory of Clive in 1752 shattered the rising French in Deccan, and the local conflict also contribute to the company's strength. So my dear friends, तो 1752 में रॉबर्ट क्लाइव ने जो फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट थी मद्रास में, बेसिकली उनका एक फोर्ट था, तो वहाँ पर धावा बोल दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, और जो फ्रेंच फोर्सेस थी उनको हराकर उस फोर्ट को उन्होंने कब्जे में लिया। और जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे उसका भी कंपनी को फ़ायदा मिला, और कंपनी की स्थिति अब पहले से कहीं मजबूत हो गई है। तो 1752 में क्लाइव ने फ्रेंच को हराया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। कैसे कंपनी धीरे धीरे टाइम अपनी पोजीशन पॉलिटिकली साउंड करती गई, पॉलिटिकली वो लोग मजबूत होते गए राजनीतिक रूप से। उसके बाद there was political confusion due to frequently changing of nawabs in Bengal, and the English servants of company exploited the situation to their advantage. So my dear friends, बंगाल में एक राजनीतिक कन्फ्यूज़न था, एक पॉलिटिकल कन्फ्यूज़न था। क्या कन्फ्यूज़न था? जो बंगाल की लीडरशिप थी उस वक्त, उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे थे। जो उनके रूलर्स थे, जो नवाब थे, वो बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, बदल रहे थे। तो इसके चलते हुए और कंपनी ने भी सिचुएशन का काफ़ी फ़ायदा उठाया। चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। द नवाब वर्चुअली द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश कंपनी एंड द नेटिव्स वर इल ट्रीटेड। तो जो होना था वो ही हुआ, जो परिणाम निकलने थे। तो ये जो नवाब थे, ये अपनी कमज़ोरियों के चलते हुए, अपने लालच के चलते हुए, और बेसिकली जो इनमें एकता नहीं थी उस वक्त, उसके चलते हुए ये लोग मात्र कठपुतलियां बनकर रह गए इंग्लिश कंपनी के हाथों की। और जो जुल्म और अत्याचार सहना पड़ा वो वहाँ के जो इंडिजीनियस लोग थे, स्वदेशी लोग थे, नेटिव्स थे, उनको वो अत्याचार सहना पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज ग्रांट ऑफ दीवानी टू द कंपनी। अब ये दीवानी क्या है? तो ये कैलाश खेर वाली दीवानी नहीं है। तो जस्ट किडिंग, jokes apart, term used for fiscal administration and meant the collection of revenue and customs and an administration of civil justice. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये दीवानी वर्ड यूज हुआ है, इसका मीनिंग है टर्म यूज फॉर फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू मॉनेटरी इश्यूज। ये जो फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जो कस्टम से उसके पास आता है,
और उसके साथ साथ जो सिविल जस्टिस है, इनको मिला के एक शब्द दिया गया, दीवानी एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे आजकल आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देख रहे हैं, या आज तक चला हुआ आ रहा है ये वर्ड, तो हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होती हैं, जिला स्तर पे होती हैं, उनको बोलते हैं दीवानी न्यायालय। उनमें होता है एक दीवानी कोर्ट, तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सिविल केसेस, जहाँ पर सिविल केसेस जाते हैं रिलेटेड टू लैंड, रिलेटेड टू मतलब ऑल दैट स्टफ। जैसे लैंड से रिलेटेड कोई इशू है, सिविल है, नॉन क्रिमिनल बेसिकली कहने का मतलब है, तो वो होती है दीवानी कोर्ट। और जो एक होता है दूसरा वर्ड, दैट इज फौजदारी। फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल रिलेटेड इश्यूज। तो फौजदारी न्यायालय भी होते हैं, जिनको हम क्रिमिनल कोर्ट्स भी बोलते हैं, जहाँ पर बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाता है। तो ये जो दीवानी वर्ड है, दैट इज यूज फॉर बेसिकली टू थिंग्स रिलेटेड टू फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन में फर्दर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम्स, जो उनके पास रेवेन्यू जनरेट होकर आ रहा है और जो उसका कलेक्शन करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड द सेकंड ब्रांच इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस। तो जो दीवानी वर्ड है वो बेसिकली दो चीज़ों के लिए यूज हुआ, एक तो फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम्स आ गया, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस। क्रिमिनल को भी भूल जाइए, इसको भी हम आगे करेंगे जब हम निज़ामत पढ़ेंगे इसमें। तो अब आई होप कि दीवानी आपको समझ में आ गया होगा। विद द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर, द कंपनी बिकेम ए टेरिटोरियल सोवरन एंड सुप्रीम ऑथोरिटी इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो इसको करते हैं यहाँ तक, एक पॉइंट ब्रेकअप कर लेते हैं इसका। इट हाउएवर desisted from the taking over the reins of the region directly for two obvious reasons. So my dear friends, dear legal eagles, with the victory in the battle of Plassey and Buxar, company become territorial sovereign and supreme authority in Bengal, Bihar and Odisha. So territorial sovereign मतलब जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की टेरिटरी है, जितना भी पूरा जुरिस्डिक्शन है उनका, और जहाँ तक उनकी सीमाएं हैं, बॉर्डर है, वहाँ पर कंपनी सर्वे सर्वा हो गई थी। हर फैसले को कंपनी ले रही थी, हर डिसीजन कंपनी उसमें दे रही थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मतलब सर्वे सर्वा हो गई, सुप्रीम अथॉरिटी हो गई कंपनी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। उसके बाद इट हाउएवर डेजिस्टेड फ्रॉम टेकिंग ओवर द रीन्स ऑफ रीजन। हालांकि इन्होंने बंगाल में अभी भी नवाब रख रखा है, बिहार एंड उड़ीसा भी अभी वैसे ही चल रहा है, तो इन्होंने डायरेक्टली जो बंगाल के नवाब थे उनको नहीं हटाया, अभी भी नवाब है बंगाल में। जैसे बिहार एंड उड़ीसा का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था बैटल ऑफ पलासी और बक्सर से पहले, वो वैसा का वैसा ही है, पॉलिटिकल हिरार्की उनकी वैसी की वैसी है, उसको नहीं हटाया कंपनी ने। हालांकि वो सुप्रीम अथॉरिटी हो चुके थे, उनके पास पैसा था, उनके पास पावर थी, उनके पास फोर्सेस थी, बावजूद उसके भी वो चाहते तो किसी भी दिन बंगाल के नवाब को उठा लेते या मार देते या भगा देते, वटेवर, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। इसके दो कारण थे। अब इसके दो कारण क्या थे, तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डायरेक्ट assumption of responsibility of administration might invite British Parliament's interference. Because of the provision of the British Constitution law, that no British subject can acquire sovereignty for himself. So my dear friends, सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन इसमें क्या है, अगर कंपनी उनको डायरेक्ट हटा लेती है, लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखी हुई है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं। अब सब्जेक्ट्स में जो वहाँ के लोग हैं, पीपल, जो वहाँ की कॉरपोरेशंस हैं, या जो वहाँ की कंपनीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो अपने आप को सोवरन डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब सोवरन का क्या मतलब होता है, सोवरन का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में सोवरेनिटी का मतलब समझे तो इसको कहते हैं संप्रभुता। और संप्रभुता का मतलब होता है यू आर फ्री इन योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर्स,
और आपको कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। आप एक इंडिपेंडेंट एंड फ्री बॉडी हैं। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो ब्रिटिश ओरिजिन की है, और उसको जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने उसको बनाया था और कहा था कि फॉर आवर टू डेवलप आवर ट्रेड एंड कॉमर्स, आप लोग ओवरसीज जाएंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे, हमारे लिए प्रॉफिट कमा के लाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपको एक 3 years प्रायर नोटिस देंगे। अगर आप लगता है कि आप प्रॉफिट नहीं ला रहे हैं तो 3 साल पहले हम आपको एक नोटिस देंगे, उस और 3 साल के अंदर अंदर आपको वाइंड अप करना है सब कुछ और वापस आ जाना है ब्रिटेन में। तो ये कंडीशन रख दी गई थी। लेकिन ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और काफ़ी प्रॉफिट्स जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए, तो ये कंटिन्यू करती रही। तो अगर आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप इंडियन लीगल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कीजिए द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वहाँ से जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था वहाँ से करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये कारण था कि वो डायरेक्टली जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है बंगाल बिहार और उड़ीसा का उसको डायरेक्टली रिमूव करके या उनको पोजीशन से हटा के खुद उस पोजीशन पे नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो अपने आप को सॉवरन डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट रीज़न। इनको डर था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है जी, अब सेकंड पे चलते हैं। कंपनीज कमिंग टू पावर माइट एंटागोनाइज द इंडिजीनियस population which may not be in the interest of the company. So my dear friends, तो सेकंड रीज़न ये है कि अगर कंपनी पावर में आती है, अगर नवाब को वहाँ से भगा देती है और खुद एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है, तो कंपनी को कहीं ना कहीं ये लगता था कि उन्हें जनता का भारी विरोध झेलना पड़ेगा, और जो कि कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा। दैट अपार्ट, it might also arouse jealousy of the French and Portuguese who were rival of the British company and jealous of its rising power. So my dear friends, second point में we have 2 points. One is this, second is this. तो second point में जो पहला point है वो ये कहता है कि अगर कंपनी पावर को अपने हाथों में लेती है इन तीनों सूबों के बिहार उड़ीसा बंगाल, तो उसे स्वदेशी लोग जो हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका एक विरोध झेलना पड़ेगा और वो कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरा एक और, इंडिया में केवल ब्रिटिशर्स नहीं हैं, उनके अलावा फ्रेंच भी हैं, पुर्तगाली भी हैं। तो कंपनी को लगता था कि जैसे जैसे हमारी पावर बढ़ रही है वैसे वैसे ये लोग हमसे थोड़े परेशान भी हैं, जेलसी भी है एक। तो ये हमारे लिए कहीं ठीक ना हो कि ये लोग इकट्ठे मिलकर कुछ हमारे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करें और बाद में कुछ हमें उसके परिणाम भुगतने पड़े। तो ये सारी चीज़ें थी उसमें, तो ये कारण थे। इसलिए डायरेक्टली जो बंगाल बिहार और उड़ीसा का जो राजनीतिक स्वरूप है जो दिखने वाला, हालांकि अभी भी कंपनी चला रही है क्योंकि उन्होंने हरा दिया है उनको, और वो अकॉर्डिंगली जो नवाब हैं वहाँ के वो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन पे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने ऑफिस में। तो वो एक चेहरा उन्होंने दिखा रखा है, काम काज सारा कंपनी कर रही है, लेकिन डायरेक्टली वो उस पोजीशन पे नहीं आना चाह रही थी। तो नाउ कंपनी इज इन द पोजीशन ऑफ किंग मेकर। तो एज अ किंग मेकर ये बैकग्राउंड से एक्ट कर रहे हैं और डायरेक्टली अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। It was in 1765 the Mughal Emperor Shah Alam, who still claimed sovereignty, transferred the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha to the British Company in lieu of rupees 26 lakhs per month. So my dear friends, 1765 में जो शाह आलम हैं, उस वक्त के मुगल एम्परर हैं शाह आलम, उन्होंने क्या किया, जो दीवानी राइट्स हैं, कहाँ के, बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप इन तीनों सूबों में, इन तीनों प्रोविंसेस में, बंगाल बिहार और उड़ीसा में आप रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए, और जो कस्टम से जो पैसा आ रहा है उसको कलेक्ट कीजिए। रेवेन्यू इन एनी फॉर्म, अगर कहीं से आ रहा है तो आप उसको कलेक्ट कीजिए। सिविल जस्टिस को देखिए। तो ये राइट्स शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए और कहा कि भैया मुझे बदले में बस सालाना 26 लाख रुपए दे देना,
मेरा हो जाएगा और तुम देखो तुम्हें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ये चलाना है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। तो 26 लाख रुपए में ये डील हो गई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रायर टू द कंपनीज assumption ऑफ दीवानी इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, टेरिटरीज वर अंडर द मुगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, सिंपल पॉइंट है। दीवानी राइट्स मिलने से पहले कंपनी को जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की टेरिटरीज थी वो सारी मुगल सिस्टम वो लोग फॉलो करते थे, और जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर थे वो, और वहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन लागू था। द मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल टेरिटोरियल यूनिट्स कॉल्ड द सूबा और प्रोविंस। तो जो मुगल एम्पायर थी उस वक्त वो बहुत सारी टेरिटोरियल यूनिट्स में डिवाइडेड थी, जिनको हम सूबा या प्रोविंस बोलते थे। क्या है ये बेसिकली, जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं, हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील हैं, हर तहसील में ब्लॉक्स हैं, और फिर तहसील आगे फिर ग्राम पंचायत हैं, ग्राम सभा हैं। तो मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो आगे एक यूनिट्स बनाई गई हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट है, एक तहसील पे है, एक ब्लॉक पे है, फिर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वैसे ही मुगल टाइम में सूबे सूबा हुआ करता था जिसको हम प्रोविंस बोलते थे। तो और जो सूबे का वो होता था उसको सूबेदार बोलते थे। इंडियन आर्मी में आज भी एक पोस्ट है जिसको हम सूबेदार के नाम से जानते हैं। तो ये तो बताने के लिए था कि कैसे वो लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, कैसे उन्होंने यूनिट्स डिवाइड कर रखी थी। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच सूबा वाज मैनेज्ड बाय टू मेन डिपार्टमेंट्स कॉल्ड द निजामत एंड द दीवानी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है कि आप ध्यान दें अच्छे से। तो ये जो सूबा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको बाइफरकेट किया गया था दो ब्रांचों में। एक को हम बोलते हैं निजामत और दूसरी को बोलते हैं दीवानी। तो माय डियर फ्रेंड्स, डियर लीगल लीगल्स, अब तक आपको ये तो पता लग गया होगा कि दीवानी में क्या क्या करते हैं। सिविल जस्टिस है, रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्सेस है, टैक्स कैसे कलेक्ट करने हैं, कौन कौन से टैक्स लगाए जाएंगे। तो सूबा था जो एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रशासनिक तौर पर उसको दो भागों में विभाजित किया गया था। एक को निजामत के नाम से जाना जाता है, दूसरे को दीवानी के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब पढ़ लेते हैं निजामत और दीवानी क्या होता है। निजामत हेडेड बाय द नवाब, वो ऑल्सो नोन एज नाजिम। तो जो हमारे नवाब साहब थे वो इसके हेड होते थे, चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, जो भी आप कहें, हेड। और उनको हम निजामत के नाम से और नाजिम के नाम से भी जानते हैं जब वो हेड करते थे इसको, निजामत को। दीवानी वाज हेडेड बाय एन ऑफिशियल कॉल्ड दीवान। तो जो दीवानी डिपार्टमेंट था, जो इसके हेड थे, उनको दीवान साहब कहा जाता था। जैसे ब्रिटिश इरा में आपको आज भी कुछ नाम देखने को मिल जाएंगे जिनके नाम के पहले दीवान लगा हुआ होता है, दीवान, जिनको दीवान साहब कहते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, और आजकल एक सरनेम भी है दीवान, मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये दीवान यहीं से आया है या कोई वास्तव में ये कोई कास्ट है दीवान, पर देयर इज अ सरनेम एग्जिस्ट दीवान के नाम से। तो निजामत डिपार्टमेंट को खुद नवाब साहब संभालते थे, और जो दीवानी डिपार्टमेंट था उसको दीवान साहब संभालते थे। द नवाब ऑब्लिक नाजिम व्हाट्स द एग्जीक्यूटिव हेड, वॉज होना चाहिए था ये व्हाट्स, सो दिस इज माई मिस्टेक, काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दैट। नाजिम और नवाब was the executive head and maintained law and order in सूबा। तो नवाब साहब थे, वो एग्जीक्यूटिव हेड थे, और जो सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, उसको मेंटेन करते थे। दैट इज इंक्लाइन टूवर्ड सम क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। दीवान was below the नाजिम in rank, power and status, quite obvious। तो हायरार्की ऐसे बनती है कि सबसे ऊपर नवाब साहब, उसके बाद दीवान। नवाब साहब देख रहे हैं सूबे का लॉ एंड ऑर्डर, इनको हम नाजिम भी जानते हैं, और दीवान साहब देख रहे हैं दीवानी रिलेटेड इश्यूज। और ये नवाब साहब से रैंक में, पावर्स में और स्टेटस में छोटे हुआ करते थे। ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ मिलिट्री यूनिट ऑफ द प्रोविंस,
सो नवाब साहब थे, जो नाजिम थे, वो जो मिलिट्री यूनिट थी सूबे की उसके भी हेड थे. He was in charge of revenue function and also decide civil cases. As usual जो इनका डिपार्टमेंट है जिसकी दो ब्रांच हैं, पहला दैट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू टैक्स एंड सेकंड इज सिविल जस्टिस. तो दीवान साहब थे, ही वाज चार्ज इन रेवेन्यू फंक्शन एंड डिसाइड सिविल केसेस. तो ये सिविल कोर्ट के जज भी थे दीवान साहब इस तरीके से, क्योंकि ये एडजुडिकेट करते थे सिविल केसेस को. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन निजामत. नाजिम or Nawab, he was responsible for administration of criminal justice in Suba. As we earlier discussed this point, कि this Nizamat is inclined towards criminal administration of justice. So, जो नवाब साहब थे, he was responsible for the administration of criminal justice in the Suba. अब दीवान साहब क्या करते थे? फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स ऑफ निजामत मेंटेन्ड बाय दीवानी. जी हाँ, क्योंकि अब आ तो पैसा यहीं से रहा है, और निज़ामत के जो और नवाब साहब के जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर थे उन सब का पैसा जो दीवानी डिपार्टमेंट मेंटेन करता था. सारा पैसा जो निज़ामत का है या नवाब साहब का है, जो पूरे सूबे के एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा चल रहा है, जो फौज को सैलरी देनी है, जो उनका खाने पीने का है, वो सारा का सारा दीवानी डिपार्टमेंट संभालता था. वेयर एज द मिलिट्री पावर ऑफ निज़ामत अनेबल्ड द दीवानी डिपार्टमेंट टू रियलाइज लैंड रेवेन्यू. सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है, जो मिलिट्री पावर थी निज़ामत की, वो दीवानी डिपार्टमेंट की हेल्प करती थी रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन में. होता है ना, कई बार लोग नहीं देते हैं या देना नहीं चाहते हैं, तो उसमें जो निज़ामत डिपार्टमेंट है उसके अंडर जो फौज है, मिलिट्री है या पुलिस है, वो लोग दीवानी डिपार्टमेंट की हेल्प करते थे ताकि रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन टाइम पे होता रहे. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा. कुछ इश्यू है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. नाउ द ट्रांसफर ऑफ दीवानी टू द कंपनी देयरफॉर meant that it assumed the power of civil and revenue administration. Important. While the administration of criminal justice still remained with the Nawab or the Nazim, the maintenance of the army was, however, taken over by the company. So, my dear friends, the transfer of Diwani of the company therefore meant that it assumed the power of civil and revenue administration. तो अब ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको दीवानी राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए गए थे. तो अब जो सिविल और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज़ रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड टैक्स, और जो सिविल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब अब कंपनी के पास पहुंच चुका है. और जो क्रिमिनल जस्टिस है वो अभी भी नवाब साहब के पास ही है. द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी वाज हाउएवर टेकन ओवर बाय द कंपनी. जो आर्मी है नवाब की, उसका जो मेंटेनेंस है वो सब अब कंपनी के पास आ गया है. वो मेंटेनेंस कंपनी ने कहा नवाब साहब को, आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो आर्मी है उसको मेंटेनेंस उस जो है हम देंगे. उनको जो सैलरीज वगैरह है, उनकी जो ड्यूटीज़ वगैरह है, सब कुछ जो कंपनी की जो नवाब की आर्मी का है वो अब हम ध्यान रखेंगे. रीज़न बीइंग क्या था? क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल विशेज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बहुत बढ़ चुकी थी. और इनको पता है कि अगर अब हमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा से बाहर निकलना है, एक्सपेंशन करना है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी. उसके लिए एक हमें साउंड आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी. तो यही रीज़न था कि इन्होंने ऑफ़र किया कि आपकी जो आर्मी है उसकी मेंटेनेंस हम करेंगे, ताकि कल को हम ये कह सकें कि इनको भैया हम पाल लें, अब हमें ज़रूरत है तो ये हमारे लिए लड़ेंगे. सो वही, ये लोग शुरू से बहुत चालाक थे. और ये जो नवाब वगैरह थे, इंडियन रूलर्स रहे थे, तो बेसिकली ये लोग अपनी कमज़ोरियों के कारण इनके गुलाम बनते चले गए. क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी. आपको यहाँ हिंदू मिलेगा, मुस्लिम मिलेगा, सिख मिलेगा, ईसाई मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा, बनिया मिलेगा, जाट मिलेगा, राजपूत मिलेगा, लेकिन भारतीय शायद आपको कहीं मिले. तो बस इसी कमज़ोरी का फ़ायदा सबने उठाया. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. ओके, दिस इज़ thank you. So my dear legal eagles, thank you very much for watching this video. Please share this video
एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट्स कीजिए। अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और अगर आपको ये प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम पे द लॉजिकल स्टडीज़ चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देर किए। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, लीगल जीकेज वगैरह में जो भी इम्पोर्टेंट लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वो सब मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। अगेन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं द लॉजिकल स्टडीज़। इन केस आपको मेल करना है तो thelogicalstudies@gmail.com। और इजाज़त दीजिए मुझे, अब जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य चौधरी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। टेक केयर, बाय।